ظهر الخيل هي. महाबत में करें क्या कुछ किसी से नहीं सकता, महाबत में करें क्या कुछ किसी से नहीं सकता, मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से नहीं सकता, मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से नहीं सकता, मोहब्बत में। मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहीं है ईद की शादी, कहीं मातम है मक्तल में, मक्तल यानी द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। कहीं है ईद की शादी, कहीं मातम है मक्तल में, कोई कातिल से मिलता है, कोई बिस्मिल से मिलता है। मुझे आता है क्या क्या रश्क वक्ते ज़बह उससे भी, वक्ते ज़बह यानी टू द टाइम ऑफ स्लॉटर, रश्क एनवी। मुझे आता है क्या क्या रश्क वक्ते ज़बह उससे भी, गला जिस दम लिपटता, गला जिस दम लिपट कर खंजर कातिल से मिलता है। जवाब इस बात का उस शोख को क्या दे सके कोई, जवाब इस बात का उस शोख को क्या दे सके कोई, जो दिल लेकर कहे कमबख्त तू किस दिल से मिलता है। आदम की जो हकीकत है वो पूछो अहले हस्ती से, आदम की जो हकीकत है वो पूछो अहले हस्ती से, मुसाफिर को तो मंजिल का पता मंजिल से मिलता है। गजब है दाग के दिल से तुम्हारा दिल नहीं मिलता। महे कामिल यानी फुल मून, तो गजब है दाग के दिल से तुम्हारा दिल नहीं मिलता, तुम्हारा चांद सा चेहरा महे कामिल से मिलता है। वाह। नाजरीन, पब्लिक कैफे में खुशामदीद। मैं हूं सुधांशु मणि। नमस्कार, आदाब। और ये थे दबीर दौला, फसीउल मुल्क, नवाब निजाम जंग बहादुर, यार वफादार, मुकरीब सुल्तान, बुलबुल हिंदुस्तान, जहां उस्ताद नवाब मिर्जा खां, तखल्लुस दाग दहलवी। पुरानी दबिस्तान दिल्ली के अजीम रूमानी गजल गो शायर, दिलो जिगर को छू जाने वाली तगज्जुल, सरल पर खालिस उर्दू के ईडियम्स का इस्तेमाल। आज दाग पर फिर गुफ्तगू और उनके मिराज और कमाल फन को नापने आज फिर आपके सामने जाने माने आपके कबीर अहमद साहब। खुशामदीद कबीर साहब। शुक्रिया शुक्रिया मजीद साहब। और उनकी शायरी को मौसीकी में उतारने की कोशिश जारी रखते हुए मोहतरमा मोना सिंह आपसे मुखातिब हैं। तो कबीर साहब आपके पास आते हैं, ये उनके उनकी जिंदगी की अज़ाब और मुसीबत की बातें करें। बकौल दाग साहब की फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, फलक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। इनकी जिंदगी में तमाम मुसीबतें आई और इन्हीं में से एक मुसीबत थी सन 1857 के वाकयात। वो हमारी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम की जिंदगी दिल्ली में, हिंदुस्तान में। इनका दाग की जिंदगी पे क्या क्या असर पड़ा, अगर यहां से आप आगाज करें अपनी बात का। जी जी, देखिए, नवाब मिर्जा खान दाग ने
तकरीबन 11 साल लाल किले में शहजादे की हैसियत से गुजारे थे। वो इसलिए कि जो वली अहद सल्तनत थे मिर्ज़ा फ़खरू, बहादुर शाह जफर के बेटे, उन्होंने दाग की माँ वजीर बेगम से निकाह कर लिया था। इसलिए दाग लाल किले में रहे और मिर्ज़ा फ़खरू ने उनकी तालीम और तरबियत अपने बेटे की तरह किया। लेकिन बदकिस्मती से सन 1856 में कॉलरा में हैजा हो गया उनको, मिर्ज़ा फ़खरू को, और वो इंतकाल फरमा गए। अब उसके बाद जैसा कि पैलेस की पॉलिटिक्स में होता है, बहादुर शाह जफर की एक बीवी थी जीनत महल, जी वो किसी वजह से वजीर बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वजीर बेगम को लाल किला से निकलने का हुक्म जारी करवा दिया। तो सन 1856 में वजीर बेगम और दाग लाल किला से निकलकर अपने पुराने दिल्ली के मकान में आ गए। अब यही बात इनके लिए बहुत ही करामत साबित हुई, क्योंकि इनके लाल किला से निकलने के 8 महीने के अंदर जंग आज़ादी शुरू हो गई और जंग आज़ादी का के जो नतायज हुए वो लाल किले वालों पर बहुत ही बुरे नतायज हुए, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि ये लोग वहां से निकल चुके थे लाल किला से, तो इनका वो हश्र तो नहीं हुआ जो लाल किले वालों का हुआ। लेकिन अंग्रेजी फौजों ने जो तबाही और बर्बादी दिल्ली में बर्पा की, वो इनके ऊपर भी गुजरी। दाग के घर की तलाशी ली गई, उसमें बहुत कुछ ज़ाया हुआ और उनका जो दीवान था, जो 1857 की उनकी शायरी एक जगह जमा थी, वो दीवान उनका ज़ाया हो गया। दिल्ली की बर्बादी पर दाग ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक नज्म लिखी है, और शायद उस वक्त के शायरों में दाग ही की हिम्मत थी कि ये 66 अशार पे मुश्तमिल दिल्ली की बर्बादी का उन्होंने नक्शा खींचा है। उसी के कुछ अशार मुलाहिजा हूँ कि फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली, फलक ज़मीन व मलाइक जनाब थी दिल्ली, बहिश्त खुल्द से भी इंतखाब थी दिल्ली, जवाब काहे को था लाजवाब थी दिल्ली, मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली। और पड़ी है आंख वहाँ जो जगह थी नरगिस की, पड़ी है आंख वहाँ जो जगह थी नरगिस की, खबर नहीं कि इसे खा गई नजर किसकी। वाह वाह वाह। कबीर साहब, ये जब आपने ये सुनाया और लफ्ज इंतखाब आया, तो मुझे तो मीर साहब ने कहा था, वो जब गरीबुल वतन होके लखनऊ आए, तो उस समय भी वही 60-70 साल पहले की बात होगी ये, दिल्ली क्या उस समय भी उजाड़ी गई थी, और उन्हें आके कहा था कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो साहब, ये ऐसी हालात से किसी को गुजरना पड़े तो उसका अगर दिल उदास रहे तो इसमें क्या ताज्जुब है। और दाग की गजल दिल को क्या हो गया खुदा जाने याद आती है, और मुना जी से दरखास्त होगी अगर इसे सुना सकें नाजरीन को। जरूर सर, आप सभी को पहले सलाब खुलूस पेश करती हूँ। हाजरीन सामीन सभी को बहुत बहुत मोहब्बत से आदाब, और जितने भी लोग उर्दू अदब ज़बान और मौसीकी का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं, सभी को बहुत प्यार से नमस्कार करती हूँ। दाग साहब की ये गज़ल मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो गौर फरमाएं। इसके सभी शेर काफ़ी अच्छे हैं। मैं कोशिश करती हूँ एक या दो शेर आपके सामने पेश करूँ। दिल को क्या हो गया
बहुत अच्छे मोना। शुक्रिया सर। तो कबीर साहब, इसके बाद आया शायद उनकी रामपुर की जिंदगी का दौर, और वहां उनकी जिंदगी कैसी गुजरी, और फिर उन्होंने रामपुर भी छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? तो इस बारे में जरा हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। जी बिल्कुल। लाल किला से निकलने के बाद कुछ दिन तक तो ये लोग दिल्ली में रहे, क्योंकि हालात बड़े हंगामी चल रहे थे हर तरफ। लेकिन जब हालात थोड़ा साजगार हुए तो सन 1857 के आखिर में ये ये लोग रामपुर चले गए, जहाँ के नवाब यूसुफ अली खान से इनके अच्छे ताल्लुकात थे। बल्कि अ, मिर्जा नवाब मिर्जा ने अपना बचपन रामपुर में गुजारा था, और नवाब यूसुफ अली खान ने उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम रामपुर में किया था। तो वो इनको अच्छी तरह जानते थे और इनकी जहानत की वजह से इनकी बड़ी कद्र करते थे। तो जब दाग अपने माँ के साथ रामपुर पहुंचे तो इनकी बड़ी कद्र की गई, और जल्दी ही इनको नवाब रामपुर ने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया। और मुलाजिम क्या रखा, बल्कि नवाब के खासुल खास आदमी हो गए। नवाब के कहने पर इन्होंने बहुत कई एक मुशायरों का एहतमाम किया वहाँ पर। और ये भी हुआ कि चूंकि ये दिल्ली से आए थे और आते ही नवाब के खास आदमी हो गए थे, तो कुछ जलने वाले भी पैदा हो गए। और एक बार जब नवाब ने इनको अस्तबल का भी जिम्मा सौंप दिया, तो अगले दिन अस्तबल के दरवाजे पे किसी ने शेर लिख दिया था कि शहर दिल्ली से आया मुश्की खर, खर माने गधा, शहर दिल्ली से आया मुश्की खर, आते ही अस्तबल में दाग हुआ। तो ये शेर देख के दाग इसको हंस के टाल गए, बल्कि इसका थोड़ा उन्होंने तारीफ भी किया कि किसने ये शेर लिखा है। खैर, तो इस तरह से चलता रहा, और नवाब यूसुफ अली खान सन 1865 में उनका इंतकाल हो गया, और उनकी जगह पे जो नवाब बने, नवाब कल्बे अली खान बने। और नवाब कल्बे अली खान ने सन 1866 में एक बड़ा मशहूर रामपुर का बेनज़ीर का मेला शुरू किया था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यह मेला होता था। इसमें बड़े बड़े फनकार और बड़े कारीगर और के बिजनेस करने वाले लोगों को वहाँ पर मदऊ किया जाता था, और इसकी वजह से रामपुर का बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। तो मगर हुआ यूं कि सन 1887 तक ये मेला चलता रहा, और सन 1887 में नवाब कल्बे अली खान के इंतकाल के बाद ये मेला बंद हो गया। नवाब कल्बे अली खान का इंतकाल जब हुआ, उसके फौरन बाद जो हुक्मरान वहाँ पर आए, उनकी नवाब मिर्ज़ा खान दाग से अच्छी नहीं बनती थी, और जलने वालों की तो एक फौज वहाँ पर जमा थी ही। तो इनकी मुश्किलें बढ़ने लगी, और इन्हीं सब मुश्किलों से तंग आकर बिलाखिर इन्होंने वापस दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। गोया बकौल गालिब की बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो कबीर साहब, ये भी एक टैलेंट का प्रॉब्लम है कि जहां आपका टैलेंट उभरता है तो जलने वाले भी तमाम पैदा हो जाते हैं। जी जी। और आपकी एक, क्या कहा जाए कि जलवा गाहे सिफात जो है, एक वो बनने से पहले ही बिखरने लगती है। तो गोया कि अच्छे थे जब आए थे, बुरे होके गए। उनकी एक गजल है, न रवा कहिए न सजा कहिए, ना रवा यानी इम्प्रॉपर, अनसूटेबल, तो न रवा कहिए ना सजा कहिए। ये अगर मोना, उम्मीद है कि आप इससे हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगी अपनी आवाज में। जरूर सर, इसके भी एक दो शेर आपके सामने पेश करने की इजाजत जी, हम चाहूंगी। आपसे और भी बहुत कुछ सुनना आज, तो एक शेर रखिए जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल।
खूबसूरत, यस है। बहुत अच्छा। तो कबीर साहब, ये दाग के नाम के साथ अक्सर मुन्नी बाई हिजाब का नाम आता रहता है, तो ये मोहतरमा कौन थी और ये दाग की जिंदगी में कब आई, कैसे आई? अगर इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। जी जरूर। जैसा कि अभी अर्ज किया, रामपुर में बेनजीर का मेला हर साल मार्च में लगाया जाता था और इसमें दूर दराज से बड़े बड़े फनकार आते थे। तो 1879 1879 के मेले में दिल्ली की मशहूर तवायफ मुन्नी बाई हिजाब आई और वहां पे उन्होंने सबका दिल जीत लिया अपनी गायकी से। जैसा कि उस वक्त का रवाज था, शायर लोग अपनी गजलों वगैरह को तवायफों को दे दिया करते थे सुनाने के लिए, तो ताकि वो आवाम में अच्छी तरह से फैल जाएं। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। और रामपुर के जो सबसे बड़े शायर थे उस वक्त, दाग देहलवी, उनकी गजलें भी मुन्नी बाई हिजाब ने गाई और दाग को बहुत पसंद आई। मुन्नी बाई खुद भी हिजाब के तखल्लुस से शायरी किया करती थी और अच्छी शायरी करती थी। तो इस मेले के जरिए से दाग का एक ताल्लुक पैदा हो गया मुन्नी बाई हिजाब से, और ये ताल्लुक पैदा होने के बाद ही कुछ इतना परवान चढ़ा कि इश्क की हद तक पहुंच गया। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि मुन्नी बाई हिजाब ने दाग की म्यूज होने का जो मकाम था वो हासिल कर लिया। मतलब दाग की शायरी का सरचश्मा बन गई मुन्नी बाई हिजाब। दाग ने बड़ा इसरार किया उनको रोकने का कुछ दिन और रामपुर में, लेकिन मेला खत्म होने पर वो वापस चली गई। और सन 1882 के मेले में फिर वो आई, लेकिन इनके बहुत इसरार के बावजूद वो रामपुर में रुकी नहीं, मेले के बाद चली गई। इसी दौरान ये भी हुआ कि मुन्नी बाई हिजाब पर नवाब के भाई हैदर अली की भी नजर पड़ी और मुन्नी बाई को लेकर दाग और हैदर अली के बीच में कुछ थोड़ी बहुत रंजिश भी पैदा हो गई। तो मुन्नी बाई हिजाब को इसका कोई हल नजर नहीं आया कि इन दो बड़े लोगों के बीच में जो रंजिश हो गई है उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने दाग के ऊपर ये जोर डाला कि आप मुझसे निकाह कर लो ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। लेकिन दाग उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि निकाह कर लेते। तो मुन्नी बाई नाराज होकर कलकत्ता चली गई वापस, और दाग को बेचैन कर गई। और उसके बाद के मेले में जब वो नहीं आई तो दाग इतना बेचैन हुए कि वो नवाब से इजाजत लेके कलकत्ता गए। 3 महीना वहां पर क़याम किया, कलकत्ता के अदबी हलकों में अपना नाम पैदा किया और मुन्नी बाई को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बहरहाल नहीं मानी। तो दाग बड़े रंजीदा होकर वापस रामपुर आए और मुन्नी बाई का असर देखिए दाग पर कुछ इतना ज़्यादा हुआ कि रामपुर पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने 2 दिन के अंदर एक तवील मरसिया फरियाद दाग के नाम से जो मशहूर है, वो 2 दिन के अंदर 838 अशार पर मुश्तमिल लिखा। वाह! तो अब आप, कमाल है। इसका मतलब ये मुन्नी बाई जो थी, उनकी उनकी म्यूज बनी, उनकी माशूका हुई, और यहाँ तक कि दाग साहब की तख्लीक की एक आवाज बनी। तो ये सारी चीजें थी, और इसके साथ उनकी, इसका मतलब उनके लिए बहुत अहम हो गई, और फिर भी इनके पास रुकती तो नहीं थी। तो मौका था कि उन्हीं की गजल एक यहाँ पे याद आती है कि आए कोई तो बैठ भी जाए जरा सी देर। और मोना जी आपकी तरफ आते हैं इस गजल के साथ, अगर आपसे सुना जाए मुझे इसको। बड़ी खुशी होगी सर ये गज़ल सुना के, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ही पुरानी गज़ल है और जी मल्लिका पुखराज साहिबा ने इसे गाया है। मैं कोशिश करती हूँ अच्छा गा सकूं। मैं तो इसे तानपुरा और स्वर मंडल के साथ कोशिश करूंगी गाने की।
बिल्कुल इजाजत बिल्कुल, हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम में आप ही हमारी मल्लिका पुखराज हैं। सर, इज्जत अफजाई के लिए बड़ा शुक्रिया, बहुत तहे दिल से मैं मशहूर और ममनून हूँ। तो शुरू करने की इजाजत चाहूंगी। जी। शुक्रिया सर। बहुत वाह, अच्छा, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा, पूनम, बहुत उम्दा। तो आप देखिए कि ये इश्क और मोहब्बत का अंदाज दाग साहब का, कि कुछ लाग, कुछ लाग कुछ लगाव मोहब्बत में चाहिए, कुछ लाग कुछ लगाव मोहब्बत में चाहिए, दोनों तरह का रंग तबीयत में चाहिए, वाह, बहुत खूब, बहुत और खूब। वो इब्तिदाए इश्क में हासिल हुआ मुझे, वो इब्तिदाए इश्क में हासिल हुआ मुझे, जो बात इंतहाए मोहब्बत में चाहिए। वाह, बहुत बहुत। बहुत तो कबीर साहब, ये बड़े बड़े देखिए, दिल्ली तो एक सेंटर था ही, राजधानी थी देश की, तो बड़े बड़े शायर वहां होते रहे, लेकिन वो दिल्ली में उतार चढ़ाव ऐसा चलता रहता था कि हर शायर कभी ना कभी कहीं और जरूर पनाह लेता था, चाहे रामपुर हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो।
तो सुनते हैं कि शायद दाग साहब की भी जिंदगी का आखिरी दौर हैदराबाद में गुजरा। तो अगर हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि हैदराबाद वो कैसे पहुंचे और वहां के बारे में, वो उनका कैसा रहा वहां पे, इस बारे में अगर बताएं कबीर साहब। जी जरूर। देखिए 1887 में नवाब कल्बे अली खान के इंतकाल के बाद दाग को रामपुर छोड़ना पड़ा। तो उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ वो दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली में अपने ख़ानदान को छोड़ा और बहुत से उन्होंने वहाँ से सफ़र किए नौकरी की तलाश में कि माकूल नौकरी मिल जाए। इस मकसद से वो लाहौर, अजमेर, अमृतसर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, जयपुर, इन तमाम जगहों के उन्होंने सफ़र किए और आखिर में फिर उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना हैदराबाद चला जाए, जहाँ के निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान जो थे वो खुद भी एक शायर थे और दाग को शायद ये उम्मीद थी कि वो इनकी कद्र करेंगे और हो सकता है कि इनको अपनी शायरी में उस्ताद बना लें। तो इसलिए वो हैदराबाद गए, लेकिन दिल्ली छोड़ने का उन्हें अफसोस तो था ही। कहते हैं कि दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, दिल्ली से चलो दाग करो सैर दक्कन की, गौहर की हुई कद्र समुंदर से निकल कर। गौहर कहते हैं मोती को, गौहर की हुई कद्र समुंदर से निकल कर। तो इस तरह ये दाग जो है हैदराबाद पहुंचे और वहाँ 1.25 साल उन्होंने रह के इंतज़ार किया कि शायद निज़ाम की तरफ से उनको कोई बुलावा आए। लेकिन जो निज़ाम थे वो बड़े मोहतात थे, बहुत केयरफुल रहा करते थे, तो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। तो जब 1.25 साल वहाँ पर रहने के बाद भी मीर महबूब अली ख़ान की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, तो दाग दिल्ली आ गए और कुछ दिन दिल्ली में रहे, फिर वापस हैदराबाद गए। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बिलाखिर सन 1891 में इनको निज़ाम की तरफ से इनको इनविटेशन मिला और उसकी शक्ल ये थी कि एक सील बंद लिफाफे में निज़ाम की लिखी हुई एक गज़ल इनके पास इस्लाह के लिए आई और यही गज़ल जो है वो शय बनी जिसने छप्पर फाड़ दिया। कहते हैं खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा। तो ये हैदराबाद में निज़ाम के दरबारी शायर बन गए और शुरू में 450 रुपये इनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई। आप सोचें 1887 में 450 रुपये की तनख्वाह मुकर्रर की गई और उसको जल्दी ही उसको 1000 रुपये कर दिया गया। वाह। तो 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पे वहाँ मुकर्रर हो गई इनकी। और यही नहीं, इनको 18 महीने के एरियर्स भी दिए निज़ाम ने, यानी कि 18,000 रुपये इनको एक मुश्त मिले। अब हिसाब लगा लें आज के ज़माने में 18,000 की क्या वैल्यू है, मेरे ख्याल में करोड़ से कम तो क्या होगी, ज़्यादा होगी सर, बिल्कुल जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा खुशगवार दौर उनका हैदराबाद में गुजरने लगा और 1894 में इनको वो तमाम खिताबात मिले जिनका भी आपने जिक्र किया। शागिर्दों में बड़े बड़े नाम इनके शामिल हुए, निज़ाम तो खुद तो थे ही इनके शागिर्द शायरी में, अल्लामा इकबाल और जिगर मुरादाबादी वगैरह जैसे बड़े बड़े शायर इनके शागिर्द बने। अब ये देखिए इनकी वालदा जो थी वो 1879 में गुजर गई थी जब ये रामपुर में थे और 1899 में इनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया यहाँ पे जब ये हैदराबाद में थे। इनकी बीवी के इंतकाल के बाद दाग बड़ा अकेले से हो गए और हालांकि इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन एक मुंह बोली बेटी थी जो साथ में रहती थी, लाडली बेगम, लेकिन वो दाग का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखती थी। तो उधर कलकत्ता में जब ये खबर पहुंची कि दाग अकेले पड़ गए हैं और शायद इनकी कुछ ख़तो किताबत
मुन्नी बाई से होती रहती थी। हम्म। तो मुन्नी बाई जो है वो इस ख्याल से आ गई कि दाग का कुछ यहाँ पे देखभाल करेंगी। लेकिन हुआ ये कि मुन्नी बाई का हैदराबाद आना दाग के लिए और परेशानी की वजह बन गया, क्योंकि लाडली बेगम और मुन्नी बाई के बीच में एक खाना जंगी शुरू हो गई, जो दोनों के लिए, दाग के लिए भी और मुन्नी बाई दोनों के लिए बहुत ही परेशान कुन थी। जी। तो बिलाखिर तंग आकर मुन्नी बाई वापस कलकत्ता चली गई। दाग ने फिर भी उनका ख्याल रखा और जब तक जिंदा रहे 200 रुपए महीना उनको भेजते रहे। वाह, अच्छा। दाग की सेहत तो पहले से ही कुछ अच्छी नहीं थी और उसके बाद सेहत बिगड़ती गई। 1905 में दाग को फालिज हुआ, यानी स्ट्रोक हुआ, अच्छा। और 16 फरवरी 1905 में फिरोज दाग का इंतकाल हो गया। कबीर साहब, ये खास बड़े लोग, क्रिएटिव लोग, इनके साथ मैं देखता हूं कि अक्सर ये होता है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेले पड़ जाते हैं ये लोग। अब दाग साहब का जैसा आपने बताया, न बीवी न माशूक, और और इस माहौल में फिर आखिरी दिन उन्होंने गुजारे और जिंदगी भी आखिरकार छोड़ी गई। तो अब जब प्रोग्राम के इंतहा की ओर बढ़ रहे हैं, मोना, आपसे कहेंगे कि उन्हीं की गजल अजब अपना हाल होता अगर आप सुनाए। जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इसके शेर बहुत ही खूबसूरत शेर हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगी 2 शेर पेश जी करने जी जी की। जी जी, बिल्कुल। हाल होता
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मोना, बहुत अच्छा। तो बहुत नाजरीन, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। वाह। दिल्ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल्ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। बहुत खूब। गो नामवर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, नामवर यानी मैसेंजर, जी। तो गो नामवर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। बहुत बज़्म अच्छी। अदू में, बज़्म अदू यानी असेंबली ऑफ राइवल्स, जी। बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा, वो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। वाह वाह। बहुत होशो हवाश और ताबो तवा दाग जा चुके, जी। अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो मान गया। तो गया। बहुत तो बहुत नाजरीन, हमारे दिलों से दाग साहब कभी नहीं जाएंगे, और उम्मीद है दाग साहब के साथ फिर हाजिर होंगे। कबीर साहब और मोना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े। बहुत और शुक्रिया नाज़रीन, शुक्रिया। इसी के साथ जी जी बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इजाजत लेते हैं। अगले मंगलवार फिर पब्लिक कैफे में किसी शायर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। ये भी तुम जानते हो चंद मुलाकातों में, आजमाया है तुम्हें हमने कई बातों में। गैर के सर की बलाएं जो नहीं ली जालिम, क्या मेरे कत्ल को भी जान नहीं हाथों में। अब्रे रहमत ही बरसता नजर आया जाहिद, खाक उड़ती कभी देखी न खराबात।